तारीख 2 अप्रैल 2018, जगह मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। दरअसल इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था। वजह थी SC/ST एक्ट में संशोधन, जिसकी वजह से दलित समाज के लोगों ने विद्रोह कर रखा था। उपद्रवियों ने इस प्रकार से तांडव मचा रखा था, जिस वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। हालात काफ़ी नाजुक था, इसीलिए इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी, जिसकी वजह से हर व्यक्ति अपने घरों में थे और चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई थी। पुलिस कैसे भी करके हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था। पर जैसे ही 2 दिन का और समय गुजरता है, 5 अप्रैल 2018 को सुबह सुबह एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाता है। दरअसल 5 अप्रैल 2018 को सुबह सुबह मुरार थाना के अंतर्गत तिकोनिया इलाके का रहने वाला उमेश कुशवाहा की उसी के घर के अंदर बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब ये खबर लोगों को मालूम चलता है, ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लोगों के अंदर इस प्रकार से गुस्सा भड़क उठता है कि अब लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी अब काफ़ी दबाव में आ जाती है। और फिर पुलिस इस केस को इतने काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है कि मात्र 48 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक थाना पड़ता है मुरार। मुरार थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है तिकोनिया, और इसी तिकोनिया इलाके का रहने वाला उमेश कुशवाहा। उमेश जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। उमेश की पत्नी का नाम है ममता। ममता जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। उमेश के टोटल 2 बच्चे हैं। उमेश अपने दोनों बच्चों को ग्वालियर के एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करा रखा है, इसलिए उसके दोनों बच्चे ग्वालियर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 4 अप्रैल 2018 की रात्रि के वक्त। उमेश अपनी पत्नी के साथ हर रोज़ की तरह खाना वाना खाकर सो तो जाता है, लेकिन सुबह जब उसकी पत्नी ममता उठती है तो देखती है कि उसका पति बाहर के कमरे में काफ़ी गंभीर अवस्था में ही नहीं पड़ा है, बल्कि उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। ममता जब जाकर अपने पति को देखती है तो मालूम चलता है उमेश कुशवाहा की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई है। ममता जैसे ही अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, वो चीख चीख करके रोने लगती है। दरअसल पूरे इलाके में धारा 144 लगाया गया था, कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहा था। लेकिन पूरे इलाके में पुलिस ज़रूर मौजूद थी। पुलिस जैसे ही ममता को चीखते चिल्लाते सुनती है, पुलिस अपनी टीम के साथ ममता के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले उमेश के डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि उमेश के शरीर पे एक हंसिये से कई बार वार किया गया था। दरअसल वो हंसिया भी उमेश के डेड बॉडी के बगल में ही पड़ा था। पुलिस जब इस हत्या के बारे में उसकी पत्नी ममता से पूछताछ करती है तो ममता कहती है कि साहब, मेरे पति सूरत के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। 30 मार्च को घर पे आए थे, 2 अप्रैल को वापस अपनी नौकरी पे जाने वाले थे, लेकिन इलाके में कर्फ्यू लगने की वजह से वो नहीं जा पाए। मेरे 2 बच्चे हैं जो ग्वालियर में स्टडी तो करते थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ही थे। लेकिन 3 दिन पहले वो अपने मामा के घर सिकंदरा कंपू में एक शादी समारोह में गए हैं। दरअसल कल रात को वो वापस आने वाले थे, इसीलिए मेरे पति बाहर के कमरे में सोए हुए थे, ताकि जब मेरे दोनों बेटे वापस आए तो घर का दरवाज़ा खोल सके। पर सुबह सुबह जब मैं उठी, अपने पति के कमरे में आई, मैं अपने पति को इस हालत में देखी। पुलिस सबसे पहले उमेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर ममता के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही ये खबर आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, लोगों के अंदर इस प्रकार से गुस्सा भड़क उठता है कि लोग अब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस प्रकार से दबाव में आ जाती है
कि इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। 2 दिन के बाद जब उमेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में बताया जाता है कि उमेश की हत्या रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे के आसपास की गई है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलता है, पुलिस इसी रिपोर्ट के आधार पर 4 अप्रैल 2018 के रात्रि के करीब 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के आसपास तक का इलाके के सीसीटीवी को चेक करती है, ताकि मालूम चल सके कि वो कौन से अपराधी थे जो उमेश कुशवाहा के घर में एंट्री किए थे। रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का सीसीटीवी पुलिस जब चेक करती है तो उस रिकॉर्डिंग में मालूम चलता है कोई भी व्यक्ति उसमें दिखाई नहीं देता है। दरअसल उस सीसीटीवी में सिर्फ पुलिस वाले ही दिखाई देते हैं, जिसे देख करके पुलिस को लगता है कि उमेश की हत्या बाहर के लोगों ने नहीं बल्कि घर के ही लोगों ने किया है। पुलिस को अब कहीं ना कहीं उमेश की पत्नी ममता के ऊपर ही शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस ममता को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इधर ममता को जब मालूम चलता है कि पुलिस उसी के ऊपर शक कर रही है, ममता इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब वो पुलिस के ऊपर ही भड़क उठती है। ममता पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहती है कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं ही अपनी पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। ममता पुलिस को ही धमकी देते हुए कहती है कि अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आप लोगों के सीनियर अधिकारी से जाकर शिकायत करूंगी। ममता पुलिस वालों को धमकी तो देती है, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी टस से मस नहीं होती है, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति सीसीटीवी में उसके घर जाते हुए दिखाई ही नहीं देता है तो आखिरकार उमेश की हत्या कर कौन सकता है। पुलिस को ममता से शक जाता ही नहीं है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब ममता के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब ममता के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे ममता ने रात्रि के करीब 12 बजे और फिर सुबह के 4 बजे के आसपास बातचीत किया था। दरअसल ममता उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत भी करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गजेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। गजेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। ये गजेंद्र कोई और नहीं बल्कि उमेश का ही फुफेरा भाई है, जो उमेश के ही घर में 2nd फ्लोर पे रहता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का कॉल डिटेल्स मिलता है, पुलिस इसी कॉल डिटेल्स के आधार पर ममता को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर ममता से गजेंद्र के बारे में पूछताछ करती है। ममता कहती है कि गजेंद्र मेरा फुफेरा देवर लगता है, इसीलिए कभी कभार मेरी उससे बातचीत हो जाती है। लेकिन पुलिस ममता से पूछताछ करती है कि हत्या वाली रात को करीब 12 बजे के आसपास और फिर सुबह 4 बजे के आसपास तुमने क्या बातचीत किया था। पुलिस जब ममता के कॉल डिटेल्स को उसके सामने रख करके गजेंद्र के बारे में जब पूछताछ करना शुरू करती है, इस पे ममता पुलिस को कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब ममता के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार ममता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन ममता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। उमेश कुशवाहा, जिसके बड़े भाई का नाम है मान सिंह, जो बिजौली के अंतर्गत रसीदपुर गांव का रहने वाला है। घटना से ठीक लगभग 15 साल पहले उमेश एक नौकरी की तलाश में सूरत शहर में जाता है और वहां जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। उमेश जैसे ही अपनी नौकरी पे एस्टेब्लिश हो जाता है, घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले मान सिंह अपने भाई उमेश की शादी ममता से कर देता है। ममता जो सिकंदरा कंपू की रहने वाली है। उमेश जब ममता से शादी करता है उसके बाद से इसी मुरार थाना के अंतर्गत तिकोनिया इलाके में जाकर एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पे अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। शादी के लगभग जब 5 साल का समय गुजरता है, उमेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उमेश अपने दोनों बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए ग्वालियर शहर के एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा देता है। उसके दोनों बच्चे ग्वालियर शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। इधर उमेश जब अपनी नौकरी पे चला जाता है, ममता अपने घर पे अकेले रहने लगती है। लेकिन ममता जिस घर में रहती है उसी 2nd फ्लोर पे उसका फुफेरा देवर गजेंद्र भी रहता है। ममता जब अपने घर पे रहती है, अक्सर अपने फुफेरा देवर गजेंद्र से भी बातचीत करती है।
लेकिन ममता जब अपने घर पे अकेले रहने लगती है, गजेंद्र से जब बातचीत करती है, चूँकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते गजेंद्र और ममता कब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी ममता के पति उमेश को कभी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, गजेंद्र ममता से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। दरअसल गजेंद्र ममता से शादी करने का फैसला कर लेता है। एक दिन गजेंद्र जब ममता से शादी करने की बात कहता है, ये सुन कर के ममता भी एकदम से चौंक जाती है। गजेंद्र को समझाते हुए कहती है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन गजेंद्र अपने जिद पर उतर जाता है। गजेंद्र कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही करूँगा। गजेंद्र जब अपने जिद पर उतर जाता है, ममता भी उसकी बात नहीं मानती है। इधर गजेंद्र को लगता है कि शायद ममता उमेश की वजह से उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए गजेंद्र एक दिन ममता से कहता है कि अगर उमेश हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो मैं उसे इस दुनिया से ही हटा देता हूँ। उमेश को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, ममता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन गजेंद्र जब ममता के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है, आखिरकार ममता भी गजेंद्र की बात मान जाती है और एक दिन गजेंद्र से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम जल्दी करो। ममता जैसी इस तरह की बातें गजेंद्र से कहती है, गजेंद्र को लगता है कि ममता ने उसे हरी झंडी दे दिया है। उसी दिन ही गजेंद्र उमेश को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन उमेश को इस दुनिया से हटाने के लिए जो षड्यंत्र बनाता है, इस षड्यंत्र में ममता को भी शामिल कर लेता है। ममता भी गजेंद्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिल करके उमेश को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा मौके का इंतज़ार करते हैं जिससे ये दोनों कभी पकड़े ना जाए। 30 मार्च 2018 को उमेश जब सूरत से चलकर अपने घर पे पहुंचता है, उसके अगले दिन ही उसके दोनों बच्चे अपने मामा के घर सिकंदर कंपू एक शादी समारोह में चले जाते हैं। हालांकि उमेश 2 ही दिन के लिए आया था। जब 2 अप्रैल को वापस जाना चाहता है, कर्फ्यू लग जाता है, जिसकी वजह से उमेश वापस अपने ड्यूटी पे नहीं जा पाता है। उमेश जब अपने घर पे रहता है, इधर गजेंद्र और ममता को बेहतर मौका मिल जाता है, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 ही नहीं लगा था, बल्कि उपद्रवियों ने इस प्रकार से तांडव मचा रखा था, जिस वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसी मौके का दोनों फ़ायदा उठाते हैं। 4 अप्रैल 2018 को उमेश के दोनों बच्चे रात्रि के वक्त वापस अपने घर आने वाले थे। इसीलिए उमेश रात्रि के वक्त जब खाना खाता है, बाहर के कमरे में सो जाता है, ताकि जब उसके दोनों बच्चे आएँ वो दरवाज़ा खोल दे। ममता जो घर के अंदर कमरे में जाकर सो जाती है, गजेंद्र जो उसी घर के 2nd फ्लोर पे था। रात्रि के जैसे ही 12 बजता है, इधर ममता गजेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे नीचे बुला लेती है। करीब 12:30 बजे के आसपास गजेंद्र और ममता जब उमेश के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उमेश काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। दोनों जब उसके कमरे में एंट्री करते हैं, गजेंद्र अपने साथ में एक हंसिया लेकर के जाता है और उमेश के ऊपर सोते वक्त ही उस हंसिये से उसके सर पे काफ़ी ज़ोर से वार करता है। इससे पहले कि उमेश चीखना चिल्लाना शुरू करता, ममता तुरंत ही गजेंद्र के हाथ से वो हंसिया छीन लेती है और फिर उसी हंसिये से उमेश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से उमेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये दोनों जा कर के कपड़े बदलते हैं। गजेंद्र ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और ममता अपने कमरे में जा कर के लेट जाती है। सुबह 4 बजे के आसपास ममता फिर से गजेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे जितने भी जानने वाले रिश्तेदार हैं, उन सबके नंबर पर फ़ोन करो और सबको बताओ कि उमेश की उपद्रवियों ने हत्या कर दिया है। ममता की जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उन सारे रिश्तेदारों को खबर गजेंद्र ही देता है। वाकई में ममता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस ममता के ही तहरीर पे गजेंद्र को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।